नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर हैं सुशील शंकर विक साहब हमारे जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में एबरल मलिक जी हैं जो भाजपा नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जी नमस्कार। अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इस समय दुनिया भर के तमाम बड़े अखबार जो है वो एक ही हेडलाइन से भरे हैं और इस अखबार पर आप गौर से देखिए कि जो लिखा हुआ है, इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मोदी जी इसे जो है पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया हैरान रह गई जिस समय चंद्रयान लैंड हो गया और पूरी दुनिया को यकीन नहीं था जितना यकीन हिंदुस्तान को था कि हम इस बार जरूर लैंड होंगे। यकीनन पूरे हौसले के साथ खड़े थे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ये जो गीत है इसे सुने, क्योंकि इस गीत का जिक्र जो है वो बार बार आता रहा है, चाहे वो डिबेट चले हों या फिर पूरे देश भर में ये गीत जो है बहुत सुना गया। हम भी सुनाते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इस गीत को सुने और हमारे मेहमान। गाने को इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि पूरा तो हमने कई बार सुना है, लेकिन कुछ बोल सुनकर के ये हमें स्मरण हो जाए कि हम हिंदुस्तान की जब बात करते हैं, भारत की जब बात करते हैं तो पूरी बेबाकी से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं और पूरी मजबूती के साथ करते हैं। इस बार जो भारत ने कर दिखाया वो पूरी दुनिया हैरान ही नहीं, दुनिया भी जानती थी कि हाथ जो है इस समय भारत जो है वो सशक्त हाथों में है, बेहतर हाथों में, मजबूत हाथों में, मजबूत इरादे हैं। वैज्ञानिकों का जिस तरह से सम्मान समारोह हुआ है, जिस तरह से सम्मान किया गया, ऐसा सम्मान कभी इतिहास में नहीं किया गया। भारत में माने इसरो नेहरू के दौर में ही बन गया था, आर्यभट्ट इंदिरा के दौर में ही लॉन्च हुआ था, रोहिणी भी लॉन्च हुआ था, तमाम सैटेलाइट और बहुत बड़े बड़े काम हमारे वैज्ञानिक ने किए, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया। अगर वो उदास हुए तो उन्हें उनके कंधों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। प्रधानमंत्री जब चंद्रयान 2
जिस समय जो है मिशन फेल हो जाता है, उस समय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। जब कुछ करोगे तो गलतियां भी होंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, निराश नहीं होना है। सही सीधा संदेश था, साफ संदेश था, फिर तैयारी करो दोगुनी ताकत से। वो जब कंधे पर हाथ रखा तो दोगुनी ताकत से वैज्ञानिक जुट गए और उन्होंने वो कर दिखाया, और वैसे भी करते रहे। लेकिन वो सम्मान साहब, क्या लगता है कि वास्तव में चंद्रयान 2 में वो जो हाथों पर जो कंधे जो रखे गए, वो जो रखने चाहिए थे और वो रखे, मजबूत हाथ का साथ जब मिला तो फिर वैज्ञानिकों ने वो इतिहास रच दिया कि भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो गया। जी जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सुशील साहब। हाँ जी सर। जी, कैसे देखते हैं आप? हम तो ये देखते हैं सर कि भारत का जो ये इतिहास रचा गया है, ये मेरे ख्याल से इतिहास अपने में खुद इतिहास है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इतने सक्षम हैं कि उन्होंने, जैसे आपने बताया कि फेलियर के बाद भी एक चांस दिया है, लेकिन चांस ऐसा नहीं है, वो बहुत पूरे देश को बच्चे की तरह पालते हैं, और बच्चा अगर फेल भी हो जाता है तो उसके ऊपर हाथ रख के बोलते हैं कोई बात नहीं, आगे चलो, देखा जाएगा, होगा सक्षम। हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया, और ये कर दिखाया नहीं, वैज्ञानिकों में जज्बा था, जोश था, और जोश से ही सारा कार्यक्रम होता है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किया गया। जी अविरल जी, आप कैसे देखते हैं? हालांकि ठीक लैंडिंग से कुछ वक्त पहले हमारी आपकी बातचीत भी हुई थी और तमाम चर्चाएं भी हुई थी कि जो जिस तरह से होने जा रहा है, हो रहा है, ये हम लोगों की चर्चा में था कि कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये हो रहा है, ये इतिहास रचने जा रहा है। धरती माँ की जो राखी है वो अपने भाई चांद को जो है पहुंचेगी और पहुंच चुकी है, बस कुछ देर में मिलने वाली है, बस उस खबर को सुनने की बस देर भर है। तो राखी जो पहुंची है, माँ की राखी माँ तक को ठीक समय से पहुंच गई। जी बिल्कुल, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, और भारत को गर्व करना चाहिए अपने वैज्ञानिकों पर और अपनी सरकार पर। और मैं केवल और केवल इतना ही कहना चाहूंगा आपके 18 न्यूज चैनल के माध्यम से कि ये चंद्रयान 3 की जो सफलता है, इसको केवल और केवल देश की उपलब्धि के तौर पर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं इस बात को मानता हूं कि ये पूरी मानवता के लिए, पूरी मानव जाति के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मानवता के लिए उपलब्धि नहीं तो और क्या है। और पाकिस्तान के द्वारा आप देख लीजिए, अगर आप इंडिया को और पाकिस्तान को यहीं डिफरेंशिएट करें तो ऐसा कोई कार्य पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया गया जो कि मानवता के लिए उपलब्धि कहा जा सकता हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मानव रहते भी नहीं है, वहां दानव रहते हैं, और जहां मानवता के कार्य किए जाते हैं वो भारत है। और भारत के द्वारा ये जो कार्य किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अभूतपूर्व है, और नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में इसको सफलता प्राप्त हुई। वैज्ञानिकों के द्वारा, उनकी कड़ी मेहनत के कारण, उनकी तपस्या के कारण, वैज्ञानिकों की टीम की जो तपस्या है वो रंग लाई। ये खुशी की बात है, प्रसन्नता का अवसर है, और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, इस बात को अब समझ लेना चाहिए। और भारत निश्चित रूप से बहुत ही जल्द, अगले 5 सालों के अंदर अंदर भारत विश्व गुरु बनकर, विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होगा। जी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 8 साल पहले ही वहां जो है स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना हो गई थी, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाया आज तक। हालांकि 7-8 देश हैं, और जिन देशों में केवल पाकिस्तानी जो थोड़ा बहुत कुछ करता रहता है, पटाखे वटाखे जलाता रहता है, तो उनके जो पटाखे हैं, और उसके बाद में जो है हम सबने देखे हैं कि किस तरह के वो पटाखे लॉन्च होते हैं, और फिर उसके बाद में लॉन्च ही होते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कल भी आपको बताया था, वो जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का जो वैज्ञानिक है वो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हाफिज सईद है। तो हाफिज सईद के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, हाफिज सईद उनका वैज्ञानिक है, तो हाफिज सईद क्या कर सकता है आपको भी मालूम है। वही विज्ञान है इनका, टेररिज्म को ये विज्ञान समझते हैं, हथगोला बनाना, पेट्रोल पंप बनाना, यही इनके लिए विज्ञान है, इसी के अंदर ये रिसर्च करते रहते हैं।
एक मंत्री आपने पहले भी सुना होगा, वो आधी किलो का बम, एक पाव का बम, इस प्रकार के जो बयान दे रहा था। तो इस प्रकार के ये लोग हैं, इसी प्रकार की बात ये निरंतर करते रहते हैं। इन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं है और केवल बकवास करने का इनका कार्य है और भारत के खिलाफ बोलने का कार्य है। उसको ये करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और भारत विश्वगुरु बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और विश्वगुरु निश्चित रूप से अगले 5 वर्षों के भीतर भीतर बन जाएगा और नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को आप देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था भी नंबर 1 पर पहुंचेगी। और भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, भारत चाहे आप मिलिट्री के तौर पर देख लीजिए, सैन्य शक्ति के रूप में देख लीजिए, या फिर किसी भी प्रकार से आप देखिए, विकास के आधार पर देखिए, तो सबसे तेज गति से भारत आगे बढ़ रहा है। भारत ही दुनिया को दिशा प्रदान कर रहा है और 5 सालों के अंदर भारत विश्वगुरु निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि भारत के जो नेता हैं, भारत की जो लीडरशिप है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय अमित शाह जी हैं, इनके नेतृत्व में भारत निश्चित रूप से विश्वगुरु बनेगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं। चाहे ये भारत के अंदर जो विपक्षी दल हैं, ये भी कितना जोर लगा ले, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टियां कितना जोर लगा ले, लेकिन मोदी जी भारत को विश्वगुरु बनाकर ही रहेंगे। ममता बनर्जी भी नहीं रोक सकती, सोनिया गांधी भी नहीं रोक सकती। दुनिया को ब्रिटेन ने लूटा। आज ब्रिटेन जो है वो हमारे भारत के ही, एक हिंदुस्तानी के ही हाथों में है। वो प्रधानमंत्री है। बिल्कुल। या फिर बात हम फ्रांस की कर लें, या फिर तमाम जर्मनी, या फिर जो हमेशा टेक्नोलॉजी में आगे रहे हैं, लेकिन चांद पर उतरने वाला केवल जो है चौथा देश है भारत। अमेरिका, उसके बाद में रूस, उसके बाद चाइना और उसके बाद भारत। ये अमेरिका साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि जो इस बार मिली है, वो उपलब्धि ये है कि हम चांद पर तिरंगा तो लहराया और मिशन मून भी जो है कामयाब रहा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश जो है वो भारत बना है। हालांकि ये नाम पहले रूस का हो सकता था, लेकिन रूस का जो है, जिस तरह हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया, इस तरह उनका लूना जो है 25 उनका मिशन फेल हुआ और उसके बाद हमने जो है बखूबी लॉन्च किया और तिरंगा जो है लहराया। क्योंकि त्योहार केवल भारत पर ही क्यों, देश भारत में ही क्यों मनाया जाए, चांद पर भी त्योहार इस बार रक्षाबंधन का मनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्वज रिश्ते बना करके गए हैं, उनके बच्चे आज निभा रहे हैं। बिल्कुल सही। आज समझ आया। लोग बहुत सारे प्रश्न खड़े करते थे कि चांद को मामा क्यों कहते हैं। अब आज समझ लोगों को आ रहा है कि चांद को मामा क्यों कहते हैं। धरती माता का, हमारी मैया का बड़ा रिश्ता है चांद मामा से। इसीलिए चंदा मामा तक जो है पहुंचने के लिए हम प्रयास ही नहीं करते हैं, हम पहुंचे भी हैं। हमारे पहले राकेश, जिनका नाम ही चंद्रमा है, अगर उसकी पर्यायवाची हम देखें तो चंद्रमा से चंद्रमा का मिलन ही पहला राकेश से हुआ है। धरती पर जब कदम रखने वाले, मिलने वाले, चंदा मामा से मिलने की जो है कहानी ऐसा नहीं है कि भारतीय मिल चुके हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चंदा मामा दूर के ये भूल जाओ, अब चंदा मामा बस एक टूर के, ऐसा हो जाएगा आने वाले समय में। जिस तरह से इसरो अपने जो है दिन प्रतिदिन नए जो है आयाम गढ़ रहा है और दुनिया में एक नई मिसालें जो है वो स्थापित कर रहा है। इस तरह से इसरो के बढ़ते कदम पूरी दुनिया को चौंकाएंगे आने वाले समय में। ये भी देखने वाली बात होगी। जी सुशील साहब। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत का नाम बहुत ज्यादा रोशन होगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक दिन भर इसी चीजों पे काम करते रहते हैं कि किस तरह हमें देश को आगे लेके जाना है। उनको कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान क्या बोल रहा है, रशिया क्या बोल रहा है, चाइना क्या बोल रहा है। जो काम हमारे वैज्ञानिक करते हैं उसी का ट्रू कॉपी पाकिस्तान करता है या और भी कोई देश करता है। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो दिलो जान से काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज है हमारे वैज्ञानिकों में जो जोश है, वो जोश एक वैज्ञानिक की तरह नहीं है, वो एक सैनिक की तरह है। और वो सैनिक जिस तरह अपना लड़ता है, फतेह करता है, उसी तरह हमारे वैज्ञानिक ही हर चीज को फतेह करने के लिए चाहते हैं। एक बार आपको याद होगा जब चंद्रयान पे गया और फेल हो गया था, उसके बाद सारे वैज्ञानिक रो रहे, आपको शायद याद होगा, वो वैज्ञानिक रो रहे थे। उसके बाद आए हमारे प्रधानमंत्री जी, उन सबको आश्वासन दिया कोई बात नहीं, फेल हो गया कोई बात नहीं, अगले बार पास होंगे। उसी का नतीजा है ये, और उसी का नतीजा ये है। और देखिए आप, प्रधानमंत्री हमारे इतने सक्षम हैं कि हर चीजों में जोश बढ़ते हैं।
ये चंद्रमा पे पहुंचाने वाली बात नहीं है। हर चीज में जोश है। पूरे भारतवर्ष में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अपना जोश पूरे लोगों में जोश देते हैं और वही जोश का कारण है कि हमारे लोग जो हैं वो जीतते हैं और आगे आगे आते हैं। लेकिन जो पिछली सरकारें थी उनमें भी बहुत सारे काम हुए, लेकिन जब कोई मिशन फेल हो जाता था तो कोई ढांढस बनाने नहीं जाता था, कोई हिम्मत देने नहीं जाता था। जबकि सबसे बड़ा काम जो है वो वैज्ञानिकों के लिए हिम्मत बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि जब भी कोई काम हो जाए तो सरकारें श्रेय ले जाएं, लेकिन जब कोई अगर मिशन फेल हो जाए तो हिम्मत कौन बढ़ाएगा। ऐसे में पूरी दुनिया में पहली बार प्रधानमंत्री ने, ऐसा तो कहीं किसी जगह नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति गए हों अमेरिका के और उन्होंने अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया हो, हौसला अफजाई किया हो, उन्होंने हिम्मत बढ़ाई हो, ऐसा कभी कुछ इतिहास में हुआ नहीं है। मैंने तो पढ़ा नहीं है आज तक। लेकिन इसी बीच जो है ये देखने वाला जो है रहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किया गया, कैसे देखते हैं आप अविरल जी? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर ये देश आगे बढ़ रहा है, ये देश प्रगति कर रहा है और नई ऊंचाइयां ये देश छू रहा है। आपको भी मालूम होगा किस प्रकार से देश का विकास निरंतर हो रहा है, देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जबकि इसी के साथ साथ आप तुलना कर लीजिए, यूपीए की गवर्नमेंट जब इस देश में थी, सोनिया गांधी के द्वारा जब ये देश चलाया जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री वर्ष 2014 में बने, तब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही किस प्रकार से तेज गति के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं, 22 घंटे काम करते हैं, 2-4 घंटे केवल सोने के लिए उनको मिलता है, इससे फालतू वो नहीं सोते हैं। तो ये देश के लिए नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी केवल और केवल देश की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। देश किस प्रकार से आगे बढ़े, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो और कोई फील्ड आप ले लीजिए, रेलवे हो, वाटरवेज हो, आप शिपिंग को देख लीजिए, या जितने भी हाईवेज किस प्रकार से बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स की आप बात कर लीजिए, रेलवे के संबंध में अगर आप बात करेंगे किस प्रकार से रेलवे स्टेशन नए और मॉडर्नाइज हो रहे हैं, किस प्रकार से डिजिटल क्रांति देश में आ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, स्मार्ट सिटी की आप बात कर लीजिए, या फिर आप बुलेट ट्रेन की बात कर लीजिए। ये देश में कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने की आप बात कर लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट देश में ज्यादा बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट देश में आ रहा है, तो किस लिए आ रहा है? नरेंद्र मोदी जी के कारण आ रहा है, इनके छवि के कारण आ रहा है। मोदी जी की इमेज जो है उसके कारण इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इन्वेस्टर आप देख लीजिए किस प्रकार से इन्वेस्टर समिट होती है। और जहां तक बात है विदेशी लोग आकर्षित होकर के अपना निवेश भारत में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत में उनको दिख रहा है कि भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, भारत का नेतृत्व सक्षम है, ये समझ में आ रहा है, इसीलिए भारत के अंदर निवेश आता है। उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और जनता के लिहाज से अगर देखा जाए, जनसंख्या के लिहाज से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और 75 जिले हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं। तो उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश किस प्रकार से अखिलेश यादव के समय में था, क्या जंगल राज उत्तर प्रदेश में था? अब लेकिन बात चांस की हो रही है कि हमने घर तो बहुत बनाए हैं देश के अंदर और पूरी दुनिया में जो है, हम चाहते हैं कि अमेरिका में चले और लोग चाहते हैं जापान में रहा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब बात आती है हिंदुस्तान से लेकर के, लोग बोलते हैं ना, जमीन पर ली तो क्या ली, लेनी है तो चांद पर लो। तो आने वाले समय में चांद पर जो है जमीन लेने का जो एक दौर है, सिलसिला है, वो शुरू हो जाएगा। और जो इतिहास बनाने में जो महती भूमिका निभा रहे हैं, ये सभी मुझे लगता है कि चांद पर जाने वाले लोग, चांद पर रहने वाले लोग आने वाले समय में अगर मानव सभ्यता वहां रहती है, पनपती है, तो वो लोग जो है इतिहास में ये नाम कभी भूलेंगे नहीं, इनको पूछेंगे कि ये लोग भले ही चांद पर ना पहुंचे लेकिन इन्होंने प्रयास किया और इनकी वजह से हम चांद पर आ पाए। आने वाले समय में क्या अगर चांद पर या मंगल पर कहीं भी मानव सभ्यता पनपती है तो क्या ऐसा होगा कि उसमें जो है हमारे तमाम जो है
जो लोग आज के वैज्ञानिक हैं या फिर हमारे जो वर्तमान सरकारें हैं जो सहयोग कर रही हैं, हमारे तमाम लोग हैं जिनको याद किया जाएगा? आप कैसे देखते हैं सुशील साहब? बिल्कुल याद किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसमें नेतृत्व देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत ही सक्षम है, उनको किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने में मार्गदर्शन है। और उनका जो स्टेटमेंट होता है और उनका जो मार्गदर्शन होता है वो मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। आज कहते हैं जो भारत कर रहा है वो हमें भी करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत को उन्होंने देखा है पनपते हुए। भारत अब इस समय सबसे ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है। चांद पर फतेह करना ही नहीं, चांद के ऊपर भी फतेह कर चुके हैं वो। इसका मतलब यह है कि चांद पे जब जमीनें बिकेंगी, जब ली जाएंगी, तो 99% लोग जाएंगे चांद पे और याद करेंगे कि हाँ, इसको स्टैब्लिश करने वाले भी हमारे प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी जो सक्षम हैं वो करके दिखाएंगे। आज की तारीख में चांद पे जाना ही बहुत बड़ी चीज थी। जब शानदार विजय कर चुके हैं तो उसके ऊपर भी विजय होगी। झंडा तो लहरा चुका है भारत का, अब और भी आगे वहां पे जाके झंडे लहराने हैं। एक पाकिस्तानियों के लिए भी एक मजाक जो है, क्योंकि वहाँ के चैनल मजाक तो बना रहे हैं, हालांकि उनका मजाक न बने तो फिर फायदा नहीं है। मजाक का जवाब मजाक से दिया जाना भी बहुत जरूरी है कि देखा ये भी जो है जाता है कि मजाक हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम हिंदुस्तानी तो इतना ज्यादा सीरियस लेते नहीं है इनको, लेकिन फिलहाल को तो ये हमारी बात जो है परसों भी हो रही थी कि कल को अगर मानव सभ्यता उपजती है और वहां पर के अमेरिका रहता है, फ्रांस के लोग रहते हैं और तमाम जो है दुनिया के लोग जो है रहेंगे जाकर के, तो पाकिस्तान वाले तो दावा ये ठोकेंगे कि हमारे तो झंडे में चांद है इसलिए हमको चांद दिया जाए, क्योंकि चांद तो हमारा है। ये दावा ठोक सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दावा नहीं। जिस तरह से कश्मीर मांग रहे हैं, नहीं जिस तरह से कश्मीर मांग रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली तक पहुंचने की बात करें, जिस तरह बोलते हैं समोसे खाते खाते चले आएंगे दिल्ली, और हम तो दिल्ली में ऐसे चले आएंगे जैसे नहीं नानी का घर समझ रखा हो। वो तो शुक्र है कि हमारे, वो किसी ने पूछा बोले कि भारत वाले कैसे जीत जाते हैं और पाकिस्तान वाले क्यों नहीं जीतते हैं, तो भारत वाले तो पहले तो जय बजरंगबली, फिर ऊपर से एक बोतल अंदर चली। तो वो बोलते हैं कि सुबह जब आंख खुली तो बोले लाहौर में बैठे हैं, तो वहां तो वो खाते पीते नहीं है। तो बात यह है कि यहाँ तो अगर लगाने के बाद ही सुबह जब पता चला तो बोलते हैं हम तो लाहौर आ गए। बोलते हैं कहाँ? बोलते लाहौर है। इतनी दूर निकल आए, बताया क्यों नहीं रहे, रोका क्यों नहीं रास्ते में सीमा रेखा? तो बोलते हो आजकल सीमा रेखा जो है वो भी खतरे में है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि भारत तो इतना ज्यादा सीरियस कभी लेता नहीं है, ना कभी उसने लिया है, लेकिन जिस तरह से दावा ठोक देते हैं कश्मीर हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है, इस तरह से कल को दावा चांद पर भी ठोका जा सकता है। हालांकि ये कह सकते हैं कि चांद तो हमारे ऑलरेडी पहले से ही झंडे में था, तो ये तो हमारा है और इसको खाली किया जाए। चलिए, ये तो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से इसरो जो है मजबूती के साथ अपने कदम जो है स्थापित कर रहा है और नए मापदंड जो है स्थापित कर रहा है, इसको लेकर के लग रहा है कि भारत जो है, जो विश्वास नासा पर पूरी दुनिया का था वो धीरे धीरे इसरो पर भी बढ़ रहा है। इसे आप कैसे लेते हैं कि नासा और इसरो के बीच में ही केवल प्रतिस्पर्धा है पूरी दुनिया में, केवल दो ही संस्थाएं आमने सामने हैं। तो ऐसे में दुनिया का विश्वास इसरो पर भी बढ़ रहा है। वो जानते हैं कि इसमें वैज्ञानिक है वो वास्तविक जो है काबिल है और बहुत बेहतर है। जी जी सुशील साहब। हाँ जी सर। सर ऐसा है हमारे वैज्ञानिकों को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा है वो केवल इसरो, क्योंकि दुनिया में सक्षम देश तो बहुत है हमारे पास, न तो वीटो पावर है, न तो हम विकसित देश है, लेकिन इसके बावजूद भी नासा से जो है टक्कर लेने वाला, टकराने वाला लोग जब कहते हैं कि विकसित ना हो, विकासशील तक ना हो, वो जमीन पर जमीन लेने तक की बात नहीं कर सकते, जमीन पर रिसर्च की बात नहीं कर सकते हैं, और हम तो अंतरिक्ष में रिसर्च कर रहे हैं और टक्कर भी नासा को दे रहे हैं। जी सर, इसरो और नासा में ऐसा कुछ नहीं है सर। इसरो तो अपना स्थान बना के रहेगा। नासा वाले लोग जो हैं वो कहते हैं, करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसरो का अपना स्थान है सर। आप आज मैंने ये नहीं कहा, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि रसिया में भी उनका रिसर्च सेंटर है, बहुत सक्षम देश है। ब्रिटेन का अपना रिसर्च सेंटर है, बहुत सक्षम देश है। फ्रांस का अपना रिसर्च सेंटर है, जर्मनी का, और ये तमाम उन देशों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही सक्षम है, भारत से कहीं ज्यादा अधिक पैसा खर्च करने की और क्षमता जो है रखते हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि नासा के सामने जो प्रतिस्पर्धा में है वो सबसे आगे कौन है?
दुनिया को विश्वास किस संस्था पर होना चाहिए, वो नासा के साथ साथ जो है इसरो पर बढ़ रहा है। जी, ये तो बात सही है साहब, इसरो पे बढ़ रहा है, क्योंकि इसरो अपना काम करके दिखा रहे हैं और इसमें जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक की ही मेन महत्वता है। वैज्ञानिक क्योंकि जो यहाँ है, पर बात जो है, यहाँ पर बात नरेंद्र मोदी और योगी जी की समझ लीजिए आप, कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, लेकिन जो विश्वास बढ़ रहा है वो योगी जी पर ही आ रहा है। जी, जी जी, नासा और इसरो को आप ऐसे देख लीजिए। जी, आप सही कह रहे हैं सर, इसरो पे बहुत ज्यादा विश्वास हो रहा है, इसरो आगे निकलेगा सर, और नासा तो है ही अपनी जगह है, लेकिन इसरो बहुत ज्यादा आगे निकलेगा, बिकॉज वैज्ञानिक जो है सर, वैज्ञानिक ही मेन है। किसी भी संस्था में, किसी भी देश में जो वैज्ञानिक होता है वो अपना कार्य करता है, और वैज्ञानिक को कार्य करने के लिए फंड्स चाहिए। मैंने ये देखा है कि सर हमारे प्रधानमंत्री जी फंड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी फंड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जितने भी लोग वैज्ञानिक काम करते हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी मांगा है टाइम टू टाइम उनको मिला है, जिसका रिजल्ट आज उन्होंने, वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि देखो सर हम ये कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आगे भी और ये करेंगे और करने का क्षमता रखते हैं। इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी कहलाते हैं, क्योंकि देश में आज तो झंडा हमने गाड़ा है ऊपर चांद पे, एक दिन पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी, तब ये कहा जाएगा कि हाँ ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ा है, और नंबर 1 होगा भारत सबसे आगे, पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे दिखाया जाएगा, और भारतवर्ष ही सबको लीड करेगा। आज की तारीख में तो है, आगे भी ये लीड करेगा। जी, कहते हैं कि सपना देखने से पहले सपने गढ़े और जो है चीजें बनने की शुरुआत होती हैं। विश्व गुरु आज जो है कहा जा रहा है, पहले भी विश्व गुरु थे, और किसी कारण से आज भी हम जब बात की जाती है, चाहे वो रसिया यूक्रेन का युद्ध हो, उस पर भी तमाम सक्षम देश बोलते हैं कि भारत कर सकता है कुछ, भारत कुछ बड़ा करने वाला है, भारत ही है जो सबको संभाल सकता है, भारत ही है जो बहुत कुछ जो है करने वाला है। तो ये जो तमाम शब्द आते हैं, इसको कैसे अविरल जी देखते हैं कि जो जिस तरह से मजबूती के साथ में नाम विकसित हैं, विकासशील हैं, और आज के दौर में जो है हमें अगर देखा जाए अन्य देशों की तुलना में तो हम बहुत आगे जा रहे हैं हर मामले में। केवल हमारे पास वो टैग और डिग्री नहीं है, लेकिन अगर कि आरक्षण को देखा जाए तो नौकरी दूसरों को मिल रही है आरक्षण के आधार पर, लेकिन अगर इस प्रतिस्पर्धा में हम सबसे आगे हैं, हम अंकों में सबसे आगे हैं, हम गणित में सबसे आगे हैं, मैथ में सबसे आगे हैं, तो इसको कैसे आप देखते हैं? जी जी, देखिए आपके द्वारा कहा गया कि ना ही तो हम विकसित हैं और ना ही हम विकासशील हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आता है, जो कि कहा लेकिन विश्व बैंक ने ही बाहर किया हुआ है। जी, वर्ल्ड बैंक ने ही किया हुआ है बाहर। मैं इसीलिए बात करता हूं कि जब उसको बाहर किया गया है, और जब दुनिया में कोई ना कोई जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो टैग देती हैं, क्या हमें वीटो पावर दे दिया, अब हम कहे नहीं, हम तो सुपर पावर हैं बोलने में और करने में। मैंने क्या कहा कि आरक्षण की तरह लोगों को जो टैग लगा है वो अभी तक लोगों को लगा हुआ है। हमारे पास अभी टैग न होने के बावजूद भी हम चाहे किसी की भी करें तो हम आगे हैं, एजुकेशन के मामले में हम आगे जा रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में हम बहुत आगे जा रहे हैं। और वो देश जो है जिन पर टैग लगा था सुपर पावर है, वीटो पावर है, वो एक मच्छर की दवाई के लिए हमसे लड़ पड़ते हैं। तो आप देखिए कि हम कितना आगे जो है आ चुके हैं। मैं बात वो कर रहा हूँ कि बिना टैग के। जी जी, देखिए बिल्कुल, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा इस सवाल पर कि भारत विश्व गुरु 5 सालों के अंदर बनने जा रहा है, और भारत के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो मानवता के लिए किए जा रहे हैं, मानव समाज को, मानव जाति को मजबूती किस प्रकार से मिल सके उसके संबंध में किए जा रहे हैं। और भारत, मेरे अनुसार भारत, और आपके अनुसार भी, आपको भी ये कहना चाहिए, जितना भारत प्रगति कर रहा है उसके आधार पर भारत एक डेवलपिंग नहीं, एक डेवलप्ड कंट्री है। भारत में क्या चीज की कमी है? कौन सी कमी भारत में आज के समय में है? दूसरे देशों को मत देखिए। आप शायद सवाल को सही से समझे नहीं, आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, आप जबरदस्ती का टैग ले रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि भारत जो है हर चीज में आगे है, केवल टैग नहीं है। जैसे कहा जाए कि हमारे नंबर तो 99 है, लेकिन 33% वाला नौकरी पाकर के बैठा है, तो टैग अभी 33% वाले के पास है। सही शब्दों में, जो भारत की भाषा है उस शब्दों में मैं समझा रहा हूं कि आज वीटो पावर की जो टैग जो है
वो अन्य देशों के पास है। सुरक्षा परिषद में वो देश शामिल हैं जो 33% जिनके पास अंक हैं अभी, ठीक है। हमारे पास 99 होने के बावजूद भी अभी हमें नौकरी नहीं मिली है। बात वो मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत पीछे है। भारत एक जो है जिस समय आगे बढ़ने की या राह देख रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई ऐसा पुरुष आए जो इसको शक्तिशाली बना सके। शक्तिशाली है हर चीज में, लेकिन बात वो है जैसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं शब्दों की बात कर रहा हूं कि ये जो दुनिया में लोग जो टैग देखते हैं, जो कहते हैं कि नहीं नौकरी है तभी आप पढ़े लिखे इंसान हैं, नौकरी नहीं है तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भारत जो है वो एक तमाचे के रूप में है कि भारत में कुछ टैग दुनिया दे न दे, ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की कोई टैग हमें ना दे, उसके बावजूद भी हम लड़ने में और कुछ भी करने में सक्षम है। हम टैग के भूखे नहीं। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। आपके सवाल को, आपके प्रश्न को मैं समझ चुका था। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा इस संबंध में कि अमेरिका क्या कहता है उससे भारत को कोई लेना देना नहीं है, चीन क्या कहता है उससे भारत को कोई लेना देना नहीं है, और दूसरे देश क्या कहते हैं उससे भारत को कोई लेना देना नहीं है। कोई किस लेवल पर भारत को आंकता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इस प्रकार से तो आप अपने एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से बोलने लगे कि अमेरिका 18वें नंबर पर है, 20वें नंबर पर है, कोई आपको रोकेगा? अब मैं अपनी केसरिया रक्षा फाउंडेशन के आधार पर बोलने लगूं कि चीन 10वें नंबर पर है तो उससे कोई मतलब है? देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। भारत को एक प्रकार से जो भारत की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भारत के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उससे अधिक भारत कर पा रहा है। भारत वैक्सीन के संबंध में आप बात कर लीजिए। वैक्सीन के संबंध में यदि आप बात करते हो तो वैक्सीन भारत के द्वारा एक्सपोर्ट भी की गई, दूसरे देशों को मुहैया कराई गई, दूसरे देशों की भारत के द्वारा सहायता की गई। उसके साथ साथ आप ले लीजिए हेल्थ सेक्टर की बात को, आप छोड़िए, एग्रीकल्चर सेक्टर के संबंध में चर्चा कर लीजिए। भारत के किसान किस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं। भारत की किस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, और भारत किस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन हम विज्ञान की ही बात कर रहे हैं। हम केवल जो है बात कर रहे हैं विज्ञान की। आपने जो विषय आपने जो जी अविरल जी, जो आपने जो विषय छेड़ा है कि हम जो है एग्रीकल्चर की अगर बात करें, क्या सुशील साहब, जब हम लोग पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा आने वाले समय में ऐसा वैज्ञानिकों को नहीं करना चाहिए कि जिससे जो किसान है वो और अधिक पैदावार कर सके। कुछ ऐसी खोजें भी जो है हमारे यहाँ जो है इनको बढ़ाने का जो है ये होना चाहिए, और इन पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो है वैज्ञानिक का रिसर्च तो करते ही हैं, और हालांकि पैदावार में बढ़ोतरी भी हुई है। पहले के अगर हम पहले की पैदावार को देखें या पहले की चीजों को देखें, लेकिन जो मिलावट आ रही है उन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर दवाई या शरीर को नुकसान कर रही है या फिर राष्ट्र को नुकसान पहुंच रहा है, अगर शरीर बीमार हो रहा है, तो ऐसी चीजों पर भी कहीं ना कहीं जो है ऑब्जेक्शन लगना चाहिए। देसी चीज तैयार हो, ऑर्गेनिक चीज तैयार हो, लेकिन ऐसी चीज तैयार हो कि जिसमें पैदावार अधिक लेकिन ऑर्गेनिक। इसे कैसे देखते हैं सुशील साहब? इसके क्षेत्र में भी हमें काम करना चाहिए और अत्यधिक काम करने की जरूरत है कि इसको हमें क्या सब्जेक्ट में शामिल करना चाहिए, क्या क्लासेस में ये चीज जो है शुरू से क्लास से पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। एक बच्चे को प्रेम होना चाहिए हर एक पौधे से, वृक्ष से। वो वृक्ष का मित्र बनेगा तो काटेगा नहीं। जी, अब आप देखो सर कि स्कूल कॉलेजेस में पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। उससे ये हुआ कि स्कूल कॉलेजेस में छोटे छोटे पौधे लगाए गए, क्योंकि देखा ये हमने गया है कि बड़े बड़े जो पेड़ लगाए हुए थे लोगों ने अब काटने शुरू कर दिए हैं। हमारे राजस्थान में सर बड़े बड़े पेड़ जो हरे हरियाली हैं उनको काट काट के सौंदर्यीकरण कर रहे हैं राजस्थान का। ये बहुत गलत है। कितने एनजीओ इसके लिए खड़े भी हुए हैं, लेकिन क्या है कि सर जो देश है वो तो देखता ही है क्या हो रहा है, लेकिन जो प्रदेश जैसे राजस्थान है, राजस्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अभी मैंने देखा है, कुछ दिनों पहले मैं गया था एक गांव में, वहां देखा साहब एक छोटी सी लौकी लगी हुई थी। एक किसान जो था उसने एक इंजेक्शन लगा रहा था। मैंने उससे पूछा भाई ये क्या कर रहे थे, तो वो पता है क्या कहता है? कहता सर सुबह मिलेंगे, हम आपसे कुछ बात करेंगे। सुबह जब मैं उसको देखता हूँ लौकी इतनी बड़ी कि मैंने कहा यार ये तो रात को छोटी थी। कहता सर इसमें इंजेक्शन देके बड़ा किए हैं, क्योंकि हमें पैदावार से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने इनकम से। तो आज के जो ये किसान हैं वो इनकम देखते हैं कि हमारी इनकम कैसे हो।
इस समय देखेंगे आप, बीच में देखा होगा आपने, टमाटर कितने महंगे हो गए। टमाटर महंगे होने का कोई कारण नहीं था, बस केवल एक ही कारण था टमाटर महंगे होने का, चोर बाजारी रोक दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया, जमाखोरी हो गई, इसकी वजह से एकदम हाई लेवल पे चल गया। आज देखिए क्या रेट है टमाटर का, आज एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। ये कंट्रोल कौन करता है सर? कंट्रोल सेंट्रल से होता है, और सेंट्रल में हमारे बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हर क्षेत्र में काम करते हैं, उनको हर क्षेत्र लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे ऐसे देखते हैं, जो आपकी बात को अगर हम देखें तो ये कहने का प्रयास है कि डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, लेकिन डॉक्टर तो हमें लूटता है। वो आज जैसे पहले वैद्य अपने मरीज को के प्रति कोई जिम्मेदारी समझते थे, वो आज जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। अगर किसी को गोली लगी है तो कहते हैं पहले FIR करवाओ, तब तक भले ही वो मर जाए, उसके पास 2 मिनट की ही सांसें क्यों ना बची हो। मतलब ये सब, इसे भगवान तो नहीं कह सकते हैं, इसे तो हम इंसान भी नहीं कह सकते हैं। ये जो इंसानियत आज चाहे वो कोविड के दौरान, और यही आज के किसानों पर भी। एक अन्नदाता जब कमाने लग जाएगा, हमारी सेहत के बारे में नहीं सोचेगा, उसे हम ईश्वर के बराबर खड़ा कर रहे हैं और वो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो फिर वो अन्नदाता नहीं हो सकता है, वो एक व्यापारी हो सकता है। तो आज जो पैसे के प्रति जो ईमानदारी है, वो कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। वो ईमानदारी जो है होती जा रही है, वो हमारे संस्कारों में ही होगी। वो स्कूल में, विद्यालय में, घर और परिवार में, हमारे सिनेमा और साहित्य में, हर जगह जब होगा। अगर हमारे सिनेमा साहित्य में पोर्न होगा तो बच्चे कहाँ से संस्कार सीखेंगे? हमारे साहित्य में अगर अश्लीलता होगी तो हमारे बच्चे कहाँ से वो संस्कार, अगर पढ़ेंगे ही नहीं राम को, रसकान को, कृष्ण को, और इनको जो है तमाम हमारे जो संस्कार सहित जो हमारी जो चीजें हैं, उनको अगर नहीं पढ़ेंगे, संस्कारों को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बुजुर्गों को मानेंगे नहीं, तो फिर कैसे ये चलेगा? तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम पैसा खोते जा रहे हैं। जैसे अटल जी की राजनीति थी, तो उस समय राजनेता तो होते थे, लेकिन ईमानदार राजनेता। उन्होंने कहा ठोकर मारता हूं ऐसी राजनीति को, ऐसे 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 पद को, राजनीति कर रहा हूं, यहाँ पर कूटनीति नहीं कर रहा हूं, व्यापार नहीं कर रहा हूं। पैसा है राजनीति, लेकिन इस पैसे के प्रति भी वफादारी होनी चाहिए। जनता आपको चुन रही है तो वो आपसे क्या उम्मीदें कर रही है, उस पर आपको खरा उतरना चाहिए। एक अन्नदाता से हम उम्मीदें करते हैं कि वो हमें अच्छा भोजन दे, इसलिए हम उसको अन्नदाता कहते हैं, उसको ईश्वर के समान मानते हैं। डॉक्टर से अपेक्षा करते हैं कि अच्छे दवाइयां देगा, अच्छा हमारे साथ जो है बिहेव करेगा और हमें मानेगा, तो हम ये उम्मीद उससे करते हैं। लेकिन आज जो हमारे टैग हैं, जो हमारे दिए हुए बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं उससे बेईमानी कर रहे हैं, उन पैसों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। और जो आप सब देखते हैं सुशील साहब जी, सुशील साहब कैसे देखते हैं आप? ये जो पैसा है, वो आज के प्रति लोग ईमानदारी नहीं दिखाना चाह रहे, या ईमानदार रहना ही नहीं चाह रहे? ईमानदार लोग रहना इसलिए नहीं चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो किसानों का आंदोलन बिल्कुल सही राह पे जा रहा था, लेकिन किसानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक किन्होंने किया? ऑपोजिशन पार्टीज ने हाईजैक किया। ऑपोजिशन पार्टीज अपना नेतृत्व में हाईजैक इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को नीचे गिराया जाए और उनकी छवि को खराब किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए वो। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया, एक एक किसानों को खरीदना चालू किया और किसानों को फिर बोला कि आप देश से खिलवाड़ करो। और आज जो किसान है वो देश से खिलवाड़ इसलिए कर रहा है क्योंकि हर किसान अपनी चीजें चाहता है कि हम अपनी चीजें बेचें। अब बेचने के लिए उसको अगर सही समय से, सही मौके पे पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा? वो यही करेगा सर, हमारे जनता से खिलवाड़ करेगा, और फिर क्या होगा, हमारी सेहत से खिलवाड़ होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए किसानों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी। किसानों को हर चीज आप सक्षम रेट में दे। आज यूरिया देखिए कितना महंगा हो गया है। यूरिया किसान को महंगा मिलता है। यूरिया क्या करता है, किसान एक यूरिया लेके आता है और उससे कितने हेक्टर में बेच डालता है। सबसे बड़ा कारण यही है। और किसान ये चाहता है, किसान क्या, हर आदमी ये चाहता है किसान कि हमारे घर में पैसा आए। सर कोई भी काम करता है तो वो चाहता है सुबह से शाम तक हम काम कर रहे हैं, हमारे घर में पैसा आए। अगर पैसा नहीं आएगा तो हमारे घर कैसे चले? सबसे बड़ा तो ये चीज है। और इसके पीछे सर कारण क्या है? इसके पीछे सबसे कारण ये है कि देश की उन्नति के पीछे जो हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो रोकने का कोशिश करती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 हो गए
देश नंबर 1 हो गया, तो हम लोग राजनीति में कहाँ आएंगे? कहीं नहीं रहेंगे वो राजनीति में। उनको फिर बाहर निकलना पड़ेगा राजनीति से, और वो राजनीति के अलावा कुछ नहीं जानते, केवल राजनीति, केवल तो राजनीति। इसीलिए और शायद सबूत मांगना छोड़ दिया है, इसीलिए सबूत मांगना छोड़ दिया है। नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक पर, आर्मी पर, जो मिलिट्री पर हमारी जो है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर जो है सबूत मांगते थे, तो कुमार विश्वास ने कहा था कि जो आर्मी के जो मिशन होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो सुहागरात की तरह होते हैं और सुहागरात के सबूत नहीं दिए जाते। तो इनको जो है बड़ा लेट लपेट समझ आया। एक कवि की जब अपनी भाषा बदलती है तो वो अपनी भाषा में कह गए कि सुहागरात के सबूत नहीं दिए जाते। 9 महीने बाद जो है गांव भर को पता चल जाता है, रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है कि सुहागरात हुई मनी। तो जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो पूरे देश को पता चला। और वही पार्टियां जो पहले सबूत मांगती हैं, फिर बाद में कहती है नहीं हमसे बड़ा देशभक्त कौन है, हम तो सबूत मांगते ही नहीं। हम आर्मी से हमारा तो हम तो पूरा विश्वास है हमारा, हम सबूत तो मोदी जी से मांगते हैं। जैसे मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करने गए, अरे लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने ही करवाया है। एक राजा बिना आदेश के सेनापति तो नहीं जाएगा ना, तो सभी को पता है सैनिक और सेनापति ही वहां जाएंगे, लेकिन एक राजा को श्रेय उसका जाता है। और हार होती है तो भी राजा को श्रेय जाता है, चाहे हार हो या फिर जीत। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान खुद कह रहा है और वहां हमारा चैनल आज तक पहुंच गया, वो सबूत दिखा रहा है। और चीजें जो है दिखाई जा रही, वहां के लोग दिखा रहे हैं, वहां के चैनल दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है कि वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। और खुद अमेरिका के बड़े जो है कहते हैं कि महाशक्ति खुद बोल रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी चीजें हो रही हैं, कुछ बड़ी चीजें हुई हैं। और ऐसे शब्द जब निकल के आ रहे हैं तब भी आप सबूत मांग रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? तो आपकी तो बात ही नहीं हो सकती कि वो तमाम लोग हैं कि इसमें जो है अगर आपके द्वारा ऐसी चीजें उठाई जाएं तो मतलब है कि आप आर्मी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब एक आर्मी का अफसर, बड़ा अधिकारी आकर के कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो आपको उन पर यकीन रखना चाहिए। पार्टी का कोई अगर कार्यकर्ता कहता है तो आप मत मानिए, क्योंकि कार्यकर्ता कोई कहता है चलेगा, लेकिन जब आर्मी से एक आर्मी का अधिकारी कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तब तो कम से कम मानिए प्रभु, आप इतने ही बड़े देशभक्त हैं। तो देशभक्ति के जो सबूत मांगे जा रहे थे वो तो चंद्रयान 3 के भी मांगे जाते हैं, लेकिन देश की जनता ने मुंह बंद कर रखा है। उनको मालूम है कि इस बार अगर सबूत मांगे तो हम सबूत के लायक है, हमें हमारा ही सबूत नहीं बचेगा, वजूद नहीं बचेगा। तो सबूत इसलिए नहीं मांगा जा रहा है कि वजूद खतरे में है, वजूद न बचे, नहीं बचेगा, ये वाली चीज है, इसलिए नहीं मांगे जा रहे हैं। अविरल साहब जी। जी देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जो सबूत मांगा करते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई भारतीय सेना के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा क्या कुछ किया गया, उसके सबूत उनके द्वारा मांगे गए। और ये सेना से सबूत मांगते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और जनता ने इनको करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके कारण आज ये सबूत मांगने लायक नहीं बचे। और सबूत मांगकर क्या करेंगे जब सबूत पब्लिक डोमेन में रख दिए जाते हैं, सारे अहम तथ्य जो हैं वो पब्लिक डोमेन में रख दिए जाते हैं, तो अब इन्हें कौन से सबूत चाहिए? जो सारी अहम बातें हैं वो साझा कर दी गई थी उस समय भी सेना के द्वारा, तो उससे ज्यादा और कौन सी गोपनीय चीज इनको चाहिए थी? अब उससे ज्यादा तो ये हो सकता था कि इनको साथ में ले जाते। इनको पाकिस्तान के ऊपर जब कार्रवाई की गई थी तो इनको साथ में ले जाना चाहिए था, दिल्ली वाले जो है उनको जी छोड़ के आना था। बिल्कुल, और इनको वहां पर ही छोड़कर आना चाहिए था। ये पाकिस्तान की राजनीति में शर्म तो कुछ नहीं होती है, लेकिन शर्मनाक चीजें हो जाती है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को वहीं चला जाना चाहिए पाकिस्तान। ये बार बार जितने बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए, वे सारे बयान पाकिस्तान के अखबारों के द्वारा छापे गए, उनके द्वारा हेडलाइन बनाई गई, तो ये पाकिस्तान में छपते हैं, पाकिस्तान में इनको छापा जाता है, पाकिस्तान में अहमियत दी जाती है। यानी कि दुश्मन देश इनको अहमियत दे रहा है। जो दुश्मन इनको अहमियत दे रहा है तो आप इनको क्या कहेंगे? मैं कुछ अपने तरीके से नहीं कहना चाहता, लेकिन जनता समझदार है, अपने आप जानती है। जो दुश्मन भी इनके बयानों को कवरेज दे रहा है, मीडिया कवरेज दे रहा है, वहां के नेता इनके बयानों को बोल रहे हैं। नहीं तो आप चाहते नहीं क्या कि आज के दौर में जब मिशन चंद्रयान 3 जैसे मिशन जब जिनको जो है इम्प्लीमेंट होते हैं
और फिर या तमाम सर्जिकल स्ट्राइक तो दुनिया भर के अखबार छापते हैं और वो इतनी बड़ी बातें लिखते हैं। कुछ तो देश ऐसे रहने तो जो कम से कम इनके बारे में भी छाप लें। हर जगह मोदी जी हो जाएंगे, फिर कम से कम कहीं ना कहीं इनके चेहरे भी तो छपने चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप? विपक्ष के खिलाफ हैं आप? लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं या नहीं? खतरे में है, मुझे भी लग रहा है ऐसा जवाब। आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ एक दो देश तो बने रहने दो कम से कम जो इन्हें छापे। हमारे द्वारा तो लोकतंत्र को मजबूत ही किया जाता है। हम तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं। अब ये जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। जनता को संभलने की आवश्यकता है, जनता को समझने की आवश्यकता है और समय आने पर इनके मुंह पर करारा तमाचा लगाने की आवश्यकता है। और वो करारा तमाचा जनता केवल और केवल ईवीएम के माध्यम से वोट की चोट करके देगी। और वर्ष 2025 में जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होगा, उसमें इनको अकल सिखा दी जाएगी, अकल इनकी ठिकाने आ जाएगी। और जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी, एक भी सीट। चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए अथवा पंजाब की आप बात कर लीजिए, पंजाब की जनता अब समझ चुकी है, पंजाब राज्य अब जान चुका है, पंजाब राज्य के लोगों के द्वारा इनको समझ लिया गया है कि इनके द्वारा कोई विकास पंजाब के अंदर नहीं किया गया। नशा बांटने का कार्य इनके द्वारा किया गया, नशा फैलाने का कार्य इनके द्वारा किया गया। और जिस प्रकार से आप देख लीजिए, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय कौशल किशोर जी, कौशल किशोर जी के द्वारा किस प्रकार से लगातार कार्य किया जा रहा है नशा मुक्ति के संबंध में। हम नशा मुक्ति की बात करते हैं और अरविंद केजरीवाल और इनके भगवंत मान नशा फैलाने की पंजाब में प्रयास करते हैं, पंजाब में खालिस्तानियों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। जबकि कौशल किशोर जी के द्वारा जिस प्रकार से लगातार नशा मुक्ति अभियान को देश भर में बढ़ाया जा रहा है, उनके द्वारा ग्राउंड स्तर पर इस अभियान को बढ़ाया जा रहा है कि जो लोग नशा कर रहे हैं उससे लोग बचे। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इस पर जनता को सोचना होगा और आदरणीय कौशल किशोर जी का समर्थन इसमें करना होगा। सुशील साहब जी सर, इनका वजूद भी खतरे में है, उनका वजूद भी खतरे में है। तो अब जिनके वजूद खतरे में है वो साथ साथ हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन। साहब ये जो है बड़े राष्ट्रपति पानी मांग गए हैं, तो अब ये चीज आ गई है कि जिनके वजूद खतरे में वो एकजुट हो रहे हैं, चाहे वो देशों की बात हो या फिर वो दूसरे देशों से भी लोग रहे हैं। चीजें तो यहाँ तक चल रही हैं, लेकिन ये कितनी खतरनाक बात। मोर्चा भी बनाने के हमेशा कहा करते थे कि हमारी 2 सीटें हैं, हमारे कम लोग हैं, लेकिन कभी भी हम दुश्मन देशों से समझौता नहीं करेंगे, हम कभी उनसे सहमत नहीं हो सकते। दुश्मन से सहमत होना ही हमारी आर्मी का अपमान है। आप उनके पक्ष की बात करें, उनका नाम भी अगर सम्मान के साथ ले रहे हैं तो आर्मी का अपमान है। मैं तो ये समझता हूँ इस देश के अंदर रहने वाले तमाम लोग हैं, 125 करोड़ लोग हैं, अगर कोई पाकिस्तान की जरा सी भी तरफदारी करता है, मैं तो कहता हूँ कि वो राष्ट्रद्रोही है। उसको कहने में जरा भी हमें संकोच नहीं है, चाहे वो कितने भी आयाम स्थापित कर ले, कितना भी बड़ा नाम कर ले। पाकिस्तान के प्रति अगर हम नफरत करते हैं, नफरत का भाव रखते हैं, बिल्कुल मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे अंदर नफरत का भाव तब तक रहेगा जब तक आर्मी का व्यक्ति मरता रहेगा, आर्मी पर हमारी गोली चलती रहेगी पाकिस्तान की तरफ से, तब तक हम गोली करो, हमारे अंदर प्यार आना शुरू हो जाएगा। हम कभी प्यार नहीं कर सकते, हम कभी उनकी जो है न उनकी तकलीफों से हमें कोई सरोकार है, न कोई लेना देना है, और न वो उनके जो है खुशी और गम से हमें कोई मतलब नहीं है। हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, हम उनके पक्ष में नहीं बोल सकते, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर लें, उनके साथ कितना भी बुरा हो जाए, हमें उनकी तकलीफों से, हमें उनकी खुशियों से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या वो हमारे यहाँ शहीद जब एक शहीद होता है तो क्या उस शहीद की तकलीफ में वहां का प्रधानमंत्री शरीक होता है? अगर नहीं होता है तो सीधी सी बात है कि हमारा पाकिस्तान के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। वो आ रहे हैं, अच्छी बात है, घूमने आओ, हम तो हैं, हमारा बड़ा दिल है, हमारा हम दुनिया में घूमती है, तो आप आओ, आ सकते हो, स्वागत है आपका। आपके वहां दवाई नहीं हो रही, यहाँ आप लीजिए आकर के, यहाँ हॉस्पिटल बनाए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े, वहां इलाज नहीं हो रहा है, आप यहाँ करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। वसुधैव कुटुंबकम पूरी तरह हमारा परिवार है, लेकिन उस तरह में रावण जैसे राक्षस भी रहते थे, वो परिवार का हिस्सा नहीं मानते हम। तो राक्षसों को परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं, न कि हम वसुधैव को, जो हमारी धरा है, उसको हम वहां रहने वाले जो हमें परिवार समझते हैं उनको परिवार मानते हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं होती है, बात यह है कि पाकिस्तान की जब लोग तारीफों में कसीदे पढ़ते चले जाते हैं, पता नहीं चलता है कि मोदी की बुराई करते करते कब पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए।
कब पाकिस्तान से आपको प्रेम हो गया पता नहीं चला। अरे लड़का लड़की का कोई वो चीजें हैं क्या कि किसी लड़की से कब प्रेम हो गया पता नहीं चला हमें। आप तो पाकिस्तान के पक्ष में ऐसे कसीदे पढ़ते हैं, जब भी आप राजनीति की बात करते हैं आपको पता है कि आप मोदी जी की बुराई करिए, लाख बुराई आप करिए, राजनीति में है तो करनी पड़ेगी, उनको सहनी पड़ेगी, लोकतंत्र में यही सब चलता है। लेकिन क्या आप जो है मोदी के से नफरत में आप इतना भूल जाते हैं कि आप आर्मी का तो कम से कम लिहाज करिए, आप ख्याल रखिए इस देश के जो नए लोग जो जान देने वाले हैं, जो तैयारी करते हैं हर रोज, हजारों युवा, लाखों युवा जो तैयारी करता है हर रोज सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ता है, क्या वो इस चीज के लिए जाता है कि नहीं तुम नारे लगाओ और हम वहां जाकर के जान देंगे और हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, इस चीज के लिए क्या उनके ऊपर है? ये तमाचे नहीं मारते हैं ऐसी चीजें करके। आप बात करनी है अमेरिका की करो, फ्रांस की करो, रशिया की करो, टर्की की करो, कहीं की भी करो, लेकिन कम से कम कुछ कर तो चाइना भी छोड़ देती है। लेकिन तो शुरुआत ही पहले घर से हो जाते हैं, बुराई करनी पहले घर से। तो सुशील साहब कैसे देखते हैं कि ये सब चीजें तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, कुछ तो कम से कम लिहाज राष्ट्र का होना चाहिए। अविरल साहब से पहले ले लेते फिर आप तक आते हैं। जी जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा तथ्य आपके चैनल के माध्यम से साझा मैं करना चाहूंगा। देखिए, वर्ष 2014 की आप बात कर लीजिए, वर्ष 2014 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट मात्र 5400 करोड़ रुपया था, मात्र 5400 करोड़ रुपया वर्ष 2014 तक। और ये पैसा वेतन भुगतान और प्रयोगशालाओं के रखरखाव में ही पूरा खर्च हो जाया करता था। और आप बात कर लीजिए 2022 की, वर्ष 2022 में क्या हुआ, इसको 3 गुना बढ़ोतरी इसकी करके 14,217 करोड़ रुपए इसको कर दिया गया। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, ये अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में इसको किया गया। और वर्ष 2014 से पूर्व में किसकी सरकार थी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहूंगा, कौन प्रधानमंत्री थे? उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। तो उनके द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना कम पैसा क्यों दिया गया, ये पूछने की बात है, ये सवाल है, देश की जनता भी इसको करेगी। क्योंकि प्रयोगशालाओं में और वेतन के भुगतान के संबंध में ही पूरा पैसा खर्च हो जाया करता था, यानी कि वो इस डिपार्टमेंट को केवल और केवल खींचने का कार्य कर रहे थे। जबरदस्ती इस मंत्रालय को, इस विभाग को, वैज्ञानिकों की टीम को बगैर किसी कार्य के, बगैर किसी नई खोज के, बगैर किसी इनोवेशन के, बगैर किसी नए फंड के, वो इस मंत्रालय को सिर्फ फैसले का, इसको ढोने का कार्य कर रहे थे जबरदस्ती। वो कुछ नहीं चाहते थे कि इस देश में नया हो, इस देश के लिए नया हो। वैज्ञानिकों को क्या सुविधाएं इनके द्वारा मुहैया कराई गई थी पूर्व में, जो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई। और मोदी जी का मार्गदर्शन आप देखिए, मोदी जी के मार्गदर्शन से वैज्ञानिक कितने प्रसन्न होते हैं, कितनी उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके आधार पर कितना कार्य करते हैं। और यही आपके द्वारा पूर्व में पाकिस्तान के संबंध में बात की गई, तो पाकिस्तान पर मैं आता हूं। पाकिस्तान के द्वारा जो छल कपट के तहत भारत के सैनिकों को, कितने सैनिक शहीद भारत के हुए, पाकिस्तान के कारण हुए, कितनी बार उनके द्वारा मोर्टार दागे गए, कितनी बार एलओसी को आप देख लीजिए, वहां पर आप देखिए सीमा पर किस प्रकार से बार बार जो सीमा का उल्लंघन है उनके द्वारा वो किया गया, बार बार उनके द्वारा जो नियम है, नियमों का उल्लंघन किया गया, बार बार वहां पर पूर्व में भी गोलियां किस प्रकार से चलाई गई, किस प्रकार से सीमा पर जो हमारे देश के सैनिक हैं वो शहीद हुए, किस प्रकार से कारगिल की आप बात कर लीजिए, कारगिल युद्ध की आप बात कीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन डिबेट का भी समय समाप्त जो है होने वाला है। और साथ ही अंत में बस यही कहूंगा कि जिस तरह से देश बढ़ रहा है, कभी सोचा नहीं था। जो दुनिया भर में हमारे भारतीय हैं वो कभी केवल सोचते थे, लेकिन जानते नहीं थे कि इतनी जल्दी जिंदा रहते ऐसा दिन आ जाएगा जब हमें भारतीय कहने पर गर्व होगा और हमारे प्रधानमंत्री का नाम पूरी दुनिया को जो है याद होगा। जब हम इंडियन कहते हैं तो वो कहते हैं मोदी। तो ये चीज जो है बड़ी होती है। बहुत सारे देश हैं जिनके शायद ही अमेरिका या फिर रसिया, चाइना, कुछ देशों के नेताओं को छोड़ करके बड़े बड़े मजबूत देश हैं, उनके भी नेताओं के नाम जो है, और ऐसे में मोदी जी जो है उनकी जो ख्याति है वो सभी नेताओं से ऊपर है।
पूरी दुनिया में टॉप पर, बिल्कुल। ये भी देखा जाना चाहिए। और इसी के साथ जो है चैनल की तरफ से उन वैज्ञानिकों को भी शुभकामनाएं, पूरी दुनिया को शुभकामनाएं कि ये जो बढ़ते कदम हैं ये रुकेंगे नहीं हमारे भारत के, ये लगातार बढ़ेंगे। और जिन क्षेत्रों में दुनिया भर में जो भारत के वैज्ञानिक, चाहे वो नासा में काम कर रहे हैं या दुनिया भर की किसी भी रिसर्च एजेंसी में काम कर रहे हैं, वो लोग लगातार जो है भारत का नाम ऊंचा करते रहे। इसरो तो कर ही रहा है, भारत कर ही रहा है, लेकिन भारतीय जहां है वो भी ईमानदारी और मजबूती के साथ वहां काम करें, वहां के संस्थानों के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करें, ताकि भारत का नाम और ऊंचा हो सके। कहा जाए कि यहाँ वहां का आया हुआ व्यक्ति भी उतनी ही ईमानदारी से काम करता है जितना कि वो अपने देश में काम करते हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।